नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। मौजूदा वक्त में विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है जैसे आगे कुआं पीछे खाई। फिलहाल विपक्ष में जो दल बैठे हैं वो तीन तरह के हैं। पहला वो जो घाव को नासूर बनाने में जुटा है, यानी समस्या के समाधान की जगह उसे और बढ़ाने में जुटा है, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह फिट बैठती है। दरअसल कांग्रेस ने बीपीएससी छात्र आंदोलन पर देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है। वहीं दूसरे वो दल हैं जो मुद्दे के आधार पर समर्थन और विरोध का चुनाव करते हैं, जिसमें टीएमसी सबसे माहिर खिलाड़ी है। तीसरी तरह का विपक्ष वो है जो मौके की तलाश में रहता है, जैसे फिलहाल महाराष्ट्र में हालात नजर आ रहे हैं। चुनावों में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब बीजेपी और सीएम फडणवीस से नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे केरल से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष अपनी रणनीति में फेल हो रहा है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्षी दल जो एक साथ आए, इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन इस इंडी गठबंधन ने सबसे ज्यादा जो अगर बुरी स्थिति किसी की है तो वो कांग्रेस। समस्या दर समस्या उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपने बहुत ही अच्छा वर्गीकरण किया हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों का कि तीन अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। क्यों है ऐसा? ये विपक्ष आज पूरी तरीके से बेदम क्यों नजर आ रहा है? उसकी जो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हिंदुस्तान का विपक्ष विचारधारा विहीन हो चुका है, विदाउट एनी आइडियोलॉजी। कोई बता सकता है केजरीवाल की आइडियोलॉजी क्या है? लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, क्या है ये? बिल्कुल, ये बंदर है, पॉलिटिकल मंकी। कभी वो हिंदुत्व करने लगता है, कभी वो सोशलिस्ट हो जाता है, कभी वो सेकुलर हो जाता है, कभी टोपी पहन लेगा, कभी गमछा लगा लेगा, है ना? कभी इफ्तार में ऐसे फोटो खिंचवाएगा तो कभी टीका लगा लेगा। भाई हो क्या? तो एक तो विचारधारा के टेस्ट में ये लोग फेल हो जाते हैं। विचारधारा की परख अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है तो भी आप एक थर्मामीटर लगा सकते हो, नाप सकते हो उसको कि ये किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के चलता है। हर मुद्दे पे किसी पॉलिटिकल, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी एक मुद्दा आता है आपको सडनली ये मालूम चल जाएगा कि भाई बीजेपी का तो यही पोजीशन होगा। चाहे आरएसएस प्रमुख कुछ भी कहते रहे, स्टैंड साफ होता। बीजेपी वाले ये नहीं कहेंगे कि भाई मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उसको खोदेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बात समझिए। संस्कृति से मसला जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ, धरोहर से जुड़ा हुआ, उसके लिए क्लियर है। पाकिस्तान का मसला आएगा 2 सेकंड में बीजेपी वालों आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा मोदी से पंगा लिया है, अब मोदी तो इसको छोड़ेंगे नहीं। कंफ्यूजन कब होता है? जब सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, उसके पास कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा नहीं रहने की सबसे मूल वजह क्या है? ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, आप अगर इसमें छोड़ दें वामपंथियों को, सब पारिवारिक पार्टी है। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी पर से नहीं है, ये तो पारिवारिक धंधा है। फॉर देम पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट गवर्नेंस, फॉर देम पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इनहैंसिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। दैट्स इट। माल कमाना है, सत्ता रखना है, मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यही धंधे में लगे हुए हैं। तो जब जड़ ही खराब है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, तो ये तो कंफ्यूजन तो नजर आएगा ही। और इसी कारण से ये लोग क्या करते हैं, ये सब कोल्हू के बैल हैं। कोल्हू का बैल का मतलब ये होता है कि जो बैल उसमें चलता है उसको चलाया जाता है खूब, वो उसको सिर्फ इधर आंख बंद कर दिया जाता है, उसको बस सामने नजर आता है। तो उसको सामने नजर आता है स्टूडेंट, अच्छा चलो भाई भड़काओ। उसको सामने नजर आता है अच्छा मुसलमान, सीए आ रहा है, भड़काओ भड़काओ भड़काओ।
उसको सामने नजर आता है किसान, अच्छा कुछ किसान नेता आए हैं, चलो मिलो, बोल दो पैसे दे देंगे, उसको हंगामा करो। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज व्हाट ऑल ऑफ देम आर डूइंग। कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक पार्टी हुआ करती थी, वो इतिहास में एक सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में दर्ज थी। राहुल गांधी ने उसको भी बर्बाद कर दिया। कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। क्या वाकई में कांग्रेस अपनी राह से भटक चुकी है? देखिए, कांग्रेस तो रास्ता से भटकी हुई है उस समय से जब राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ एंट्री होती है और वो पॉलिटिकल तरीके से, यानी कि राजनीति में सक्रिय होते हैं 2004 के बाद से। 2004 में देखिए, उस समय उन्हीं की सरकार, लेकिन इनके इर्द गिर्द के लोगों ने भड़का भड़का के इनको बताया, देखो आप युवा हो, आपको विद्रोही स्वभाव का होना चाहिए, चाहे सरकार आपकी ही क्यों ना हो, लेकिन आप ऐसे दिखाइए कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। कांग्रेस जब पहले 1947 के बाद 52 में पहला चुनाव हुआ, 51-2 में, और उसके बाद जब सरकार बनी कांग्रेस की प्रचंड बहुमत, और उसके बाद कांग्रेसी सत्ता में, कांग्रेसी विपक्ष में, छोटी छोटी और पार्टियां होती थी जिसके नेता कुछ संसद के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाते थे। लेकिन उस समय कांग्रेस के ही नेता ऐसे थे जो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी सवाल उठाते थे। तो आप तो उस परंपरा से आए हो। अभी कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सत्ता में है और उसमें दूसरी पार्टियां भी हैं, यूपीए के दौर था, तो आप विद्रोही हो जाइए। विद्रोही स्वभाव के कारण आज जो मनमोहन सिंह कर रहे हैं, उनकी फजीहत करवा दी। हर एक नीति का विरोध, यहां तक कि लैंड एक्विजिशन पॉलिसी का विरोध। ये चले जाते थे किसानों के पास, नहीं हम आपको और बेहतर विकल्प देंगे। लेकिन बेहतर विकल्प दोगे कैसे? सरकार तो पहले ही नीति बना चुकी है, उसके बाद कहीं किसानों के साथ बैठक कर ली, कहीं अध्यादेश की कॉपी इसलिए फाड़ दी, क्यों? क्योंकि लग रहा था कि नहीं भ्रष्टाचार को समर्थन दे रही है ये। लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार से डायरेक्ट जो कहा जाता है, यूपीए 1 यूपीए 2 के समय में 10 सालों में 9 से ज्यादा बड़े घोटाले हुए। 2G घोटाला हुआ इनके समय में, कोल स्कैम हुआ इनके समय में, ये सारे घोटाला, बीबीआई पे चौपड़ घोटाला, इन घोटालों में ये कहीं कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द के लोग तो पैसे खा रहे थे, इन्हीं के सहयोगी थे। तो ऐसी स्थितियां उन्होंने पहले से ही उत्पन्न कर दी थी। आज वह और दिग्भ्रमित कर दिए हैं कांग्रेस को। इसीलिए स्थितियां कैसी हो गई? इंडी अलायंस के अंदर कई पार्टियां हैं जो अब धीरे धीरे ये इशारा कर रही है। जैसे महाराष्ट्र की बात हो, महाराष्ट्र में क्या हुआ? अचानक से उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुखपत्र सामना में फडणवीस की सराहना क्यों की जाने लगी? नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के मुद्दे पर। लेकिन यह सामान्य बातें नहीं है। उद्धव ठाकरे पिछले दिनों फडणवीस के साथ मुलाकात किए थे और उस मुलाकात में संजय राउत नहीं था, उस मुलाकात में रामदास कदम जैसे नेता थे, कुछ दूसरे और नेता बैठे थे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों थे। तो उसके बाद से धीरे धीरे सॉफ्ट तरीका अपनाने लगे और अभी स्थिति है कि सुप्रिया सुले भी सामने आ रही है। तो आप धीरे धीरे आंकड़े मोदी के बढ़ा रहे हो संसद के अंदर। 17 सांसद तो इन्हीं के हैं और उसके बाद जो कुछ और पार्टियां हैं, देखिए जगन मोहन रेड्डी को इस बीच शांत बैठे हुए हैं। कुछ दिन तक कूद फान मचाए थे ये पटनायक, लेकिन वो भी शांत बैठे हुए हैं। इन लोगों ने सोच लिया है कांग्रेस के साथ ये सिर्फ विरोध की राजनीति करेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए उन कुछ पार्टियों को इसके साथ रहने दो जो इन्हीं के साथ रहे और इन्हीं के खिलाफ बात करते रहे। अखिलेश यादव, राजद जैसी पार्टियां जो है, इन लोगों के साथ कांग्रेस का अच्छा तालमेल बैठेगा और धीरे धीरे अगले बजट सत्र में देखिए, जो राहुल गांधी इतने दिनों से इस सत्र के दौरान बाहर में ये खड़े रहते थे, प्लेकार्ड लेके, अलग अलग जगह पर बैग लेके प्रदर्शन करते थे। अगली बार तो प्रदर्शन करने के लिए इनको 5 नेता मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी जो स्थितियां इन्होंने पैदा कर दी है। बिल्कुल, अभी कांग्रेस की और ज्यादा दुर्गति होनी है, लेकिन बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं वो किस तरह से अपनी हर रणनीति में पूरी तरह से धराशायी हो रही है? देखिए, अभी राजीव ने एक बात कही तो वो देश के लोगों को जानना जरूरी है। लैंड एक्विजिशन के ऊपर जो विरोध किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जब बने फिर भी बहुत तगड़ा विरोध किया और उसकी वजह से कानून में बदलाव किए गए। किसानों के लिए, भाई किसान करते, वोट के चक्कर में सरकार को भी झुकना पड़ता है, डेमोक्रेसी है भाई। बिल्कुल।
आप देखिए कितना बड़ा नुकसान राहुल गांधी की वजह से हुआ है। आपने क्या कर दिया, आपने कह दिया कि भाई जो आप लैंड लोगे किसानों से हाईवेज के लिए या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर काम के लिए, तो आपको मार्केट रेट से चौगुना देना पड़ेगा। आप इस बात को समझ, 4 गुना। तो हुआ ये कि सड़क बनाने में खर्च कम और रास्ता को खरीदने में ही, जमीन को लेने में ही, भाई वो तो अब हुआ क्या। अब देखिए कि मोदी भी सरकार भी वैसी काम करती है। गडकरी साहब ने एक नया आइडिया निकाला। अभी नोएडा से हाईवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहते हैं उसको, वो बन रहा है कानपुर के लिए। जिस तरीके से हाईवे एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली से देहरादून के लिए, जिस तरीके से गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए बन रहा है, आपको मालूम है इसमें क्या हो रहा है? वो लैंड किसानों से नहीं लिया जा रहा है। इन लोगों ने कहा कि भाई ये लैंड लेना ही तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो ये लोग खेत के बीच में पिलर लगा दे रहे हैं। उसका कानून सस्ता है, उसके लिए बहुत कम करना पड़ता है। जैसे कोई बिजली वायर, जो हाई टेंशन वायर जाता है, तो उसके लिए कैसे आप पोल लगाते हैं और ये करते हैं, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा हाईवे बन रहा है। अब इस व्यक्ति की वजह से आप समझिए, अब ये हाईवे तो ये ऊपर ऊपर चला गया। अब इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई कौन सा, अब तो शॉर्टेस्ट रास्ता, सीधा सीधा जो रास्ता होगा वो आपने बना लिया। नुकसान किसका हुआ? किसानों का। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि अगर एक्विजिशन के साथ जमीन के ऊपर उस तरह से सड़क बनी हुई होती है तो बगल में साइड लेन भी होता है और कीमतें बढ़ भी जाती है जमीन की। वहां डेवलपमेंट भी पहुंचता है, वो इंटीग्रेट हो जाता है। हर 5-7 किलोमीटर के बाद हाईवे पे चढ़ने का रास्ता बन जाता है। ये एक्सप्रेस वे कर दिया। तो आप ये देखिए कि अंततोगत्वा किसको नुकसान हुआ? तुमने तो राजनीति कर दी, और राजनीति, आई एम सॉरी टू से दिस, कि हिंदुस्तान में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें ना हो, ये चीन चाहता है, एंटी इंडिया फोर्सेस चाहती है। इसमें वो लोग जो हिंदुस्तान विकास की राह पे ना चले, उन लोगों का इंटरेस्ट है। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चीन से कंपनियां इधर आ जाएंगी। तो आप इस चीज को समझिए कि ये जो राजनीति करते हैं तुच्छ किस्म की, ये ओवरऑल इट इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। और यही आप देखिए कि क्या हुआ है। आपने ममता बनर्जी का सवाल किया जी। ममता बनर्जी ने कैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी, आपने घटिया राजनीति की। आप बता दीजिए कि ममता बनर्जी इतने सालों से है, आपकी राजनीति शुरू हुई नंदीग्राम, आपने सिंगूर और नंदीग्राम से आपने कंपनियों को रोका, टाटा वाले चले गए गुजरात, उसके साथ और भी कई कंपनियों ने फिर वहां से अपना बोरिया अभी इतने साल हो गए, एक भी बड़ी कंपनी बंगाल में नहीं आई। खुद पार्लियामेंट में इसके आंकड़े पेश किए गए थे, कोई नहीं आ रहा है। क्यों? आप चुनाव तो जीत रहे हो, लेकिन क्या कर दिया आपने? पूरी दुनिया से लोग, कलकत्ता, बंगाल, लोग नौकरी के लिए जाते थे। हम लोग तो बिहार से हैं, गांव में आधे लोग बचपन में सुनते थे कि कलकत्ता गया हुआ कमाने के लिए। अभी बंगाली साहब वो हैदराबाद में दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो बेंगलोर में, तो चेन्नई में, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में। आप देखिए, तो जो शहर, जो राज्य जॉब प्रोवाइडर था, आज वहां से जॉब सीकर्स जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं दूसरे राज्यों में। क्या कर दिया आपने? तो ममता बनर्जी की राजनीति यही है, तो क्या आप करेंगे? ये सेक्युलरिज्म, ये सोशलिज्म, ये तमाशा, ये सीए, ये चाटेंगे क्या आप? उससे स्वाद आएगा क्या? ये विपक्ष इसी तरह के डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में जुटा हुआ है। कोई केजरीवाल से पूछ रहा है कि आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कितनी नौकरियां दी आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष की राजनीति इस तरीके की हो गई है कि कोई उनसे इस तरह के सवाल पूछने की जहमत तक नहीं उठाता, क्योंकि डीप डाउन एवरीबॉडी नोज, मीडिया भी उस तरह से डील करती है कि भाई ये लोग एंटी डेवलपमेंट हो गए हैं। तो विचारधारा विहीन,
एंटी डेवलपमेंट, एंटी इंडिया, इस तरह की विपक्ष हमारी हो गई है। बिल्कुल। दूसरी तरफ यहाँ पर केरल से कश्मीर तक की भी अगर बात की जाए तो वहां भी विपक्ष जो है वो अपने ही मामलों में, अपने ही मुद्दों में उलझा हुआ ज्यादा नजर आता है। देखिए, किसी एक जगह की बात नहीं है, जितनी जगह पर सरकार इंडी अलायंस के पार्टनर की है। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हुई, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, दिल्ली की बात हुई, ये तमिलनाडु में जाकर देखिए, तमिलनाडु में स्टालिन का पूरा परिवार क्या कर रहा है। वहां पर छापेमारी हो रही है, किस बात के लिए? साइबर फ्रॉड पकड़ा गया 1000 करोड़ का। उसके 2 सांसद पकड़े जा रहे हैं, किस बात के लिए? कि कैश फॉर वोट में फंसा हुआ है, पैसे देकर वोट खरीद रहा है। उसके मंत्री फंसे हुए हैं सैंड माइनिंग घोटाले में, और सबको संरक्षण दिया जा रहा है। एक भी ऐसी पार्टी बताइए जहां सरकार हो और वहां कंस्ट्रक्टिव काम हो रहे हों, वो लोग केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर ये सोच रहे हो कि नहीं, अभी हम स्टेट के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय राजनीति कर लेंगे। इसलिए वन नेशन वन पॉलिसी की बात हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि कम से कम ये जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, वो साल में 3-4 महीने ही हंगामा करेगी। एक बार चुनाव हो गया, 3-4 महीने तक जितने उलूल जुलूल, गाली गलौज, हंगामा करना है कर लो, उसके बाद विकास के मॉडल पर आगे बढ़ो, उसके बाद सामंजस्य बिठाओ। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। जैसे अगर देखा जाए तो केरल में सरकार चल रही है पिनराई विजयन की, अब आगे चुनाव होने वाला है, कांग्रेस के साथ उलझे हुए कौन, किस मुद्दे पर? मुसलमानों का समर्थक बड़ा कौन है? ये नारायण गुरु का मसला आया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, अब पीछे पीछे कांग्रेस भी विरोध कर रही है कि पिनराई विजयन ने गलत किया। वहां हिंदुओं का वोट भी चाहिए और मुसलमानों का समर्थन भी चाहिए। ये बिखरे हुए विपक्ष में इन लोगों ने जिस तरीके की राजनीति की है। अभी जम्मू कश्मीर में अभी एक डाटा आया, अमित शाह ने बताया कि देखो 2019 के बाद अब तक जो पहले इतने सालों के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी थी, जितने हमले हुए थे, उसमें से 70% कम हो गया 2019 से 2024 के बीच, क्योंकि वहां पर एब्रोगेशन ऑफ 370। और इस बात के लिए उमर अब्दुल्ला तैयार नहीं है, सीधे दिल्ली आकर धमकी दे रहे हैं। यहां पर उनके सांसद विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं हमें स्टेटहुड चाहिए, किसी तरह पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। पूर्ण राज्य का दर्जा दोगे तो होगा क्या? लोकल विधायक, सांसद, जितने नेता हैं वो सब पुलिस पर दबाव बनाएंगे कि जो टेररिस्टों का सिंपैथाइजर है उसको आप टच नहीं कर सकते। तो घर घर में टेररिज्म पनपता है, आतंकी आते हैं, पनाह लेते हैं और फिर वहीं से विस्फोट करवाता है। तो जो स्थितियां चल रही है विपक्ष की, थोड़ा सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। अभी कम से कम उमर अब्दुल्ला को चाहिए था कि कश्मीर में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, मोदी के साथ बैठकर डिस्कस करें, केंद्र सरकार से सहयोग लें, लेकिन वो नहीं चाहिए। केवल पॉलिटिकल मुद्दे चाहिए। तो जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं वो खत्म हो रहे हैं, और जो इस ट्रैप से थोड़े बाहर निकल आए हैं वो अब धीरे धीरे नीचे, यानी कि छोटी पॉलिटिकल पार्टियां जो है, रीजनल पार्टियां भी है, वो भी उभर कर सामने आ रही। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विपक्ष में बैठे तमाम पार्टियां फिलहाल आपस में ही उलझती हुई नजर आ रही हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है, तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है। उद्धव और पवार ने राहुल के नेतृत्व से तौबा कर ली है। वहीं टीएमसी और सपा पहले ही अपनी अलग राह पर हैं, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।